जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग को पढ़ना है डीबल जीएसटी मॉडल के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी लाने का मेन मकसद क्या था, जीएसटी कब लाया गया, उसके पहले हम लोग टैक्स कैसे देते थे, ये पूरा मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन करके बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने जीएसटी लागू किया था अपने इंडिया कंट्री में। तब से कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में अपडेट कर दिया गया और तब से हम लोग आज जीएसटी देने का काम गवर्नमेंट को करते हैं। जीएसटी से देखिए, जीएसटी से बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जीएसटी से जब जीएसटी अपने भारत देश में आया तो वन नेशन और वन टैक्स जो मैंने कल बताया था, एक ही राष्ट्र और एक ही कर। उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे खरीदिए, चाहे आप बिहार में खरीदिए चाहे मध्य प्रदेश में खरीदिए, मतलब उससे नहीं है, सेम जीएसटी आपको देना है। और पहले मनमानी टैक्स वसूला जाता था, मैंने सब कल की क्लास में मैंने बताया था। पहले मनमानी टैक्स वसूला जाता था। वही प्रोडक्ट आप उत्तर प्रदेश में खरीद रहे हैं तो 18% जीएसटी दे रहे हैं, वही प्रोडक्ट बिहार में खरीद रहे हैं तो 28 दे रहे हैं, वही प्रोडक्ट मान के चलिए कि आप महाराष्ट्र में खरीद रहे हैं तो अलग टैक्स दे रहे हैं जीएसटी से पहले। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया तो वन टैक्स वन नेशन, एक राष्ट्र रहेगा और एक टैक्स रहेगा। कहीं से भी सामान खरीदिए, मतलब उससे नहीं, एक जैसा आपको टैक्स देना है, समान टैक्स आपको देना है। ये गवर्नमेंट ने लागू किया। देखिए, डबल जीएसटी मॉडल क्या होता है, कह रहा है कि डबल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना। मतलब जीएसटी को जब बांटा गया, जीएसटी को जब डिवाइडेशन किया गया, उसके पहले क्या होता था, उसके पहले प्रॉब्लम ये होता था कि अधिकतर टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता था, स्टेट गवर्नमेंट पाता नहीं था। लेकिन एक नया नियम लाया गया, नया प्राविधान लाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट अगर है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी वसूलेगा। समझ में आ रहा है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाएगा और जीएसटी को कलेक्ट करने का काम करेगा। अब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेड है कि हमको भी आप जीएसटी देंगे तो हमें भी कुछ इनकम होगा, नहीं। ये प्राविधान को यहीं पे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। आप स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट में देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, आप अपने गवर्नमेंट मतलब अपने हिसाब से आप डील करिए। मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि आप कमाएंगे तो उसमें से हम भी लेंगे। आप अलग अपना व्यवस्था देखिए, हम भी अपना अलग व्यवस्था देखेंगे। ये पार्टीशन कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सभी स्टेट के लिए, अब ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू है। अगर बिहार का भी स्टेट गवर्नमेंट है तो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी वसूलेगा और जीएसटी लगाएगा। एक मिनट, समझ में आ रहा है ना? इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्राविधान बनाया गया, नियम बनाया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जीएसटी लगाएगा और जीएसटी वसूलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो अपने हिसाब से जीएसटी लगाएगा और अपने हिसाब से जीएसटी वसूलेगा। समझ में आ रहा है ना? उसके पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिल ही नहीं पाता था। ये दिक्कतें होती थी, लेकिन बाद में इस मैटर को क्या कर दिया गया, सॉर्ट आउट कर दिया। उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डबल जीएसटी के मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब चलिए, अब एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत किसी को डबल जीएसटी मॉडल में? बोलिए, कोई दिक्कत है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में योगी जी है ना, उत्तर प्रदेश में योगी जी है ना, योगी जी हमारे स्टेट गवर्नमेंट हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हुए? स्टेट गवर्नमेंट हुए। तो ये स्टेट अपने उत्तर प्रदेश स्टेट में वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी को कलेक्ट करेंगे। लेकिन वही अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात किया जाए तो मोदी जी अपने हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वो अपना जो है जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी वसूलेंगे। तो वैसे ही सारे राज्यों में कर दिया गया। बिहार का मुख्यमंत्री अपने हिसाब से लगाएगा और वसूलेगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से लगाएंगे और वसूलेंगे। सारे राज्यों को अलग अलग। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब इसके बाद एक शब्द आता है आपका सप्लाई। देखिए, सप्लाई बना हुआ है सेल से, सप्लाई बना हुआ है सेल से, यानी कि जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर जीएसटी के अंतर्गत
अगर किसी गुड्स या किसी सर्विस को अगर आप बेचते हैं तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, जीएसटी की लैंग्वेज में उसको सप्लाई के नाम से जाना जाता है। नहीं समझे? अगर किसी गुड्स को बेचेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, अगर किसी सर्विस को बेचेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। भाई गुड्स एंड सर्विस का पूरा नाम ही होगा वस्तु एवं सेवा कर। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है और सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक आपका दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स और एक आपका दिया है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कह रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो वह हमारे लिए सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, और जब हम किसी सर्विस को सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे लिए सप्लाई ऑफ सर्विस का। जब किसी गुड्स को आप बेचेंगे तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, और जब किसी सर्विस को आप सेल करेंगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। ये जीएसटी का प्राविधान है। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी सप्लाई शब्द आएगा तो आपको क्या समझना होगा? सप्लाई का मतलब सेल, और किससे लिया गया? तो जीएसटी से लिया गया। जीएसटी के अंतर्गत स्पष्ट लिखा हुआ है, जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को हम सेल करते हैं तो उसे सप्लाई बोला जाता है। अगर किसी गुड्स को हम सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, अगर किसी सर्विस को हम सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अब इसमें भी टाइप्स ऑफ सप्लाई दिया हुआ। सप्लाई मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है इंट्रा स्टेट और एक आपका होता है इंटर स्टेट। अब दोनों में अंतर समझिएगा। अब सप्लाई भी आप करेंगे तो कितने प्रकार का सप्लाई आप करेंगे? तो एक आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है और एक आपका इंटर स्टेट सप्लाई होता है। हाँ क्या हुआ? अरे वो आगे की क्लास से, पहले मुख्यतः आपका यही होता है, एक आपका इंट्रा स्टेट होता है और एक आपका इंटर स्टेट होता है। अभी तो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंट्रा जब आ जाए, इंट्रा जब शब्द आ जाए तो आप ये समझिए कि अपने स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर अगर इंट्रा आ जाए तो, और केवल इंटर आ जाए तो अपने समझिए स्टेट के बाहर। जैसे कह रहा है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई को किस किस नाम से जाना जाता है? लोकल सप्लाई के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ साथ आपका एक और भी नाम होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या लोकल ट्रांजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब किसके सिनोनिम्स हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से। तो कह रहा है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकल सप्लाई, कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। नहीं समझे? जैसे कि मान के चलिए हमारा बिजनेस है कहाँ पे? पडरौना। तो पडरौना उत्तर प्रदेश के अंदर है कि बाहर है? अंदर। और एक दूसरा बिजनेसमैन है जिसका एड्रेस है कहाँ पे? गोरखपुर। अब अगर हम पडरौना से माल अगर हम गोरखपुर को सेल करते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। या फिर आपने कुशीनगर से और आपने देवरिया जिले में गुड्स को सेल किया तो भी हमारा कौन सा है? इंट्रा स्टेट। बस आप इंट्रा स्टेट का मतलब समझिए कि अपने स्टेट के अंदर, अगर अपने स्टेट के बाहर आप जाएंगे तो उसको आप इंटर स्टेट बोल देंगे, इंट्रा स्टेट नहीं बोलेंगे। इंट्रा स्टेट का मतलब वो अपने स्टेट के अंदर। एक बिजनेस मान के चलिए कि हमारा देवरिया में है और गोरखपुर वाले पार्टी को आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसको लोकल सेल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब यहाँ पे दिया भी है, एक एग्जाम्पल भी दिया है। करे कि सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के ही भीतर किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस हम सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन कहलाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। बोलिए। अभी मैंने आपको बताया है हमारा बिजनेस है गोरखपुर में और हम देवरिया वाले पार्टी को सेल कर रहे हैं, और ऐसे सेल को इंट्रा स्टेट बोला जाएगा क्योंकि अपने स्टेट के अंदर हो रहा है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या आता है? इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये होता है कि अपने स्टेट के बाहर। अब इसमें क्या लिखा गया तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। जैसे हमारा बिजनेस है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, और हम सेल कर रहे हैं बिहार राज्य में। आप बताइए, उत्तर प्रदेश अलग स्टेट हो गया और बिहार भी अलग स्टेट हो गया, तो जब उत्तर प्रदेश से अगर हम बिहार में सेल करेंगे
तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, जिसको यहाँ पे बोल सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। ये कैसा ट्रांजेक्शन है, अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हैं, तो ऐसे सेल को इंटर स्टेट सेल या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट के बाहर हम सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। और सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, इन राज्यों में गुड्स या सर्विस बेचते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं है? इंट्रा स्टेट का मतलब अपने स्टेट के अंदर और इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट के बाहर, ये दो प्रकार का सप्लाई होता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब चलिए, अब इसी से संबंधित एक और भी ऑप्शन आपका दिया है। अब अगला क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो इसमें दो ऑप्शन दिया है, बस यही बस लास्ट पढ़ा रहे हैं। कल हम पढ़ाएंगे टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी के बारे में अंतर। कह रहा है कि इनवार्ड सप्लाई होता है और आउटवार्ड सप्लाई होता है। इनवार्ड और आउटवार्ड, इन का मतलब आ रहा है और आउट का मतलब जा रहा है। तो यहाँ पे इनवार्ड का मतलब दिया है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर हमको आईटीसी प्राप्त होती है। जब परचेज करते हैं तो परचेज करते समय हमको इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। अरे इन का मतलब अगर हम कोई सामान परचेज करेंगे तो आएगा ना, तो उसको हम इनवार्ड बोलेंगे, और सेल करेंगे तो जाएगा, उसको हम आउटवार्ड बोलेंगे। तो जब आप परचेज करते हैं तो परचेज करने पर आपको आईटीसी प्राप्त होती है, उसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। और उसे ही आईटी मतलब कि कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं वो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी हमको प्राप्त होती है, यानी कि परचेज करते समय आईटीसी आपको प्राप्त होती है। और आउटवार्ड सप्लाई क्या होता है, तो कह रहा है कि जीएसटी में जब कुछ भी हम सेल करते हैं तो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है, और आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आईटीसी प्राप्त हो रहा है कब, परचेज करते समय, और यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है कब, सेल करते समय। समझ में आ रहा है? तो बस यही तक आज के लिए। कल से हम लोग पढ़ा जाएगा टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी क्या होता है, इसके बारे में कल बताएंगे। पहले इतना घर से आप लोग पढ़ के आइएगा। हाँ, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वही तो बोले हम कल बताएंगे, कल बताएंगे इसके बारे में।